नेपाल के काठमांडू से एक प्लेन भारत के नई दिल्ली के लिए रवाना हुआ। इस फ्लाइट को अगले 2 घंटे में दिल्ली में लैंड करना था, लेकिन प्लेन कई घंटों तक हवा में ही उड़ता रहा क्योंकि भारतीय एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 अब 5 खूंखार लोगों के कब्जे में था, जो प्लेन में मौजूद 186 लोगों की जान कभी भी ले सकते थे। आज कहानी भारत में हुई अब तक की सबसे खतरनाक और दुर्भाग्यपूर्ण प्लेन हाईजैकिंग की है, जिसने भारतीय सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि हाईजैकर ने 186 लोगों की जान के बदले भारतीय जेलों में बंद खूंखार पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई की मांग की थी। अब 186 लोगों की जान तालिबानियों की धरती कंधार में अटकी हुई थी, और इधर हमारी सरकार और प्रधानमंत्री इतने बेबस थे जितना आज तक कभी नहीं हुए। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? आखिर कैसे हुई इतनी बड़ी हाईजैकिंग, और क्यों नहीं भारत सरकार उसे रोक पाई? अब इस हाईजैकिंग के ऊपर ना नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म भी आ चुकी है, लेकिन इससे पहले कि आप असल घटना की फिल्मी कहानी देखकर कंफ्यूज हो, आइए इस पूरे हाईजैकिंग को एकदम डिटेल में आपको समझाते हैं। आज की कहानी थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपका साथ अंत तक बना रहे। 24 दिसंबर साल 1999 की बात है। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 काठमांडू के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है, लेकिन इस फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर इस बात से अनजान थे कि इनकी 2 घंटे की फ्लाइट बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि इस प्लेन में पैसेंजर के वेश में 5 हाईजैकर बैठे हुए हैं। तो काठमांडू से टेक ऑफ होने के कुछ ही देर बाद जब फ्लाइट में पैसेंजर को खाना सर्व किया जा रहा था, तभी अचानक से 5 लोग मास्क पहने खड़े होते हैं और लोगों से उनका खाना छीनना शुरू कर देते हैं, उन्हें पीटने लगते हैं और ऐलान कर देते हैं कि ये प्लेन अब उनके कब्जे में है। अगर उनकी सरकार यानी भारतीय सरकार उनके मांग को पूरा कर देगी तो वो लोगों को जिंदा जाने देंगे, नहीं तो सरकार के एक चूक से हवा में ही 186 लोगों की जान चली जाएगी। इधर 5 में से कुछ हाईजैकर पैसेंजर के बीच खौफ फैलाते हैं, जबकि बाकी के जो हाईजैकर्स होते हैं वो जबरदस्ती पायलट के केबिन में घुस जाते हैं और कैप्टन देवी सरन को गन पॉइंट पर लेते हैं और प्लेन को वेस्ट की डायरेक्शन में यानी पाकिस्तान के लाहौर की तरफ ले जाने को कहते हैं। पायलट गन पॉइंट पर उनकी बात मानने को मजबूर थे, इसलिए वो पाकिस्तान की तरफ मुड़ गए, और अब तक हमारे देश की सरकार को इस हाईजैकिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। प्लेन पाकिस्तान में उतरने को तैयार था, लेकिन पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों ने इस प्लेन को लैंड होने से मना कर दिया। लगभग 1 घंटे बाद भारतीय हुकूमत को हाईजैक का पता चला। इस बीच आगे शाम के लगभग 6 बज चुके थे। कैप्टन देवी सरन लगातार पाकिस्तानी अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि लैंड करने की परमिशन दे दे, नहीं तो हाईजैकर पैसेंजर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी मदद करने को राजी नहीं होते हैं। जब पाकिस्तानियों ने मदद करने से इनकार कर दिया, तब कैप्टन देवी सरन ने ATC इंडिया यानी इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से गुजारिश की कि आप पाकिस्तानियों से कांटेक्ट कीजिए, हमें लैंडिंग की परमिशन चाहिए, नहीं तो ये हाईजैकर कुछ भी कर सकते हैं। इंडियन ATC से होते हुए ये बात भारतीय सरकार तक पहुंची। उन्होंने तुरंत पाकिस्तानी हाई कमीशन से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने भारतीय सरकार की मदद करने से मना कर दिया। भारतीय सरकार के हाथ में इस वक्त कुछ भी नहीं था। असल में हवा में इस वक्त 186 पैसेंजर की जान कैप्टन देवी सरन के हवाले थी, जिनके आगे अब एक नई समस्या आ गई थी। उनके प्लेन का फ्यूल तेजी से खत्म हो रहा था। वो कई और घंटे तक हवा में नहीं रह सकते थे, इस उम्मीद में कि उन्हें परमिशन मिल जाए पाकिस्तान में लैंडिंग के लिए। इसलिए उन्होंने अपने सूझबूझ से हाईजैकर्स को समझाने की कोशिश की कि उन्हें कहीं ना कहीं तो लैंड करना होगा, नहीं तो फ्यूल खत्म हुआ तो क्रैश लैंडिंग से सब मारे जाएंगे। हाईजैकर्स इंडिया में लैंड तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिफ्यूलिंग के लिए अमृतसर में लैंड करने को मान गए, और लगभग 7 बजे IC 814 जो प्लेन होता है वो पंजाब के अमृतसर में लैंड कर जाता है। भारतीय सरकार और सुरक्षा एजेंसी के लिए यह सुनहरा मौका होता है जहां वो इस पूरे हाईजैक को ना कुचल सकते थे, लेकिन वो ऐसी कई गलतियां कर देते हैं जो एक ब्लंडर साबित होता है।
सबसे पहली बात कि जिस राज्य में प्लेन लैंड हुई उसके डीजीपी को इस हाईजैक के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। जानकारी मिलती भी है उन्हें तो मीडिया से, टेलीविजन से, ना कि किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से। तो एक तरह से ये कम्युनिकेशन फेलियर था। बाकी इस हाईजैकिंग से निपटने के लिए एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया गया था और उनका मकसद था इस रिफ्यूलिंग में ज्यादा से ज्यादा देरी करना, ताकि कमांडो को वहां पहुंचने का मौका मिल जाए अमृतसर एयरपोर्ट पर और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके। इसी बीच कैप्टन देवी सरन को हाईजैकर्स लगातार धमकी दे रहे थे कि जल्दी से रिफ्यूलिंग करो और यहां से टेक ऑफ करो। सरकार कैप्टन के वार्निंग के बाद भी कोई ठोस फैसला लेने में सक्सेसफुल नहीं होती है और हाईजैकर्स का पैसेंजर के ऊपर हमला शुरू हो जाता है। कैप्टन एक बार फिर से मदद मांगते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे अगर जल्दी से जल्दी रिफ्यूलिंग नहीं किया जाए तो ये लोगों को अब नुकसान पहुंचाना शुरू कर चुके हैं। और ये सब कुछ करते हुए ना 40 मिनट से ज्यादा समय निकल जाता है। सरकार के तरफ से बनाई गई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का प्लान ये था इस बीच में कि वो रिफ्यूलिंग के बहाने टैंक में पंजाब पुलिस के कुछ अफसर को ले जाएंगे और एरोप्लेन का टायर पंचर कर देंगे ताकि वो टेक ऑफ ना कर पाए। दूसरी तरफ एटीसी की भी प्लानिंग थी कि वो फ्यूल टैंक को आगे की तरफ एरोप्लेन के लगा देंगे जिससे कि वो आगे ना बढ़ पाए, टेक ऑफ ना करे। कुल मिलाकर प्लेन को रोकने की तैयारी वो कर रहे थे। प्लान के मुताबिक प्लेन के तरफ टैंकर को भी भेजा जाता है, लेकिन टैंकर के ड्राइवर का ना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ भी कम्युनिकेशन फेलियर एक तरह का होता है। उसे इंस्ट्रक्शन ये दिया जाता है कि तुम स्लोली प्लेन की तरफ बढ़ो, लेकिन वो तेजी से बढ़ रहा था। उसे जब स्लो चलने को कहा गया तो उसने कुछ और सुना, उसने टैंक को वहीं बीच एयरपोर्ट पर जो रनवे था वहीं रोक देता है। वो उधर ये चीज जब प्लेन में बैठे हाईजैकर का जो मुखिया होता है कॉकपिट में, वो देखता है कि टैंकर रुक गया है तो उसे शक होता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी जरूर है, कोई प्लानिंग चल रही है इंडियन गवर्नमेंट की उन्हें घेरने के लिए। और वो कहता है कि बाहर में गई रिफ्यूलिंग, तुम प्लेन को अभी टेक ऑफ करो, कुछ ऐसा ही वो कहता है कि वरना सब मारे जाएंगे। फिर टेकअप की बात सुनते ही प्लेन में चीखना चिल्लाना शुरू हो गया और टैंक के साथ ऑलमोस्ट एक्सीडेंट होने ही वाला था, लेकिन किसी भी तरह कैप्टन ने एक्सीडेंट को रोक लिया और प्लेन जो है एक बार फिर से भारतीय सरकार के हाथ से निकल चुका था और वापस से पाकिस्तान की तरफ बढ़ गया। अब ये प्लेन पाकिस्तान की तरफ एक बार फिर से निकल तो गया, लेकिन उसका फ्यूल जो है वो किसी भी वक्त खत्म होने वाला था और हाईजैकर्स अब जबरदस्ती किसी भी हालत में पाकिस्तान में प्लेन को लैंड करवाना चाहते थे। इधर पाकिस्तान में प्लेन लैंड ना कर पाए इसलिए वहां के एयरपोर्ट के सभी लाइट्स बंद कर दिए जाते हैं ताकि उनको रनवे का पता ही ना चले। पायलट को रनवे दिख ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो जाहिल हाईजैकर्स जो होते हैं वो नहीं मानते हैं और कहते हैं किसी भी तरह तुम लैंड करो, मुझे नहीं पता। कैप्टन भी लैंड करने लगते हैं, लेकिन जब वो नीचे उतरते हैं तो उन्हें दिखता है कि ये रनवे नहीं बल्कि पाकिस्तान का चलता फिरता हाईवे है जहां सिर्फ क्रैश लैंडिंग हो सकती है, सेफ लैंडिंग तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए एक आखिरी बार कैप्टन पाकिस्तानी एटीसी से बात करते हैं कि अगर आप मुझे अभी भी परमिशन नहीं देंगे लैंडिंग की तो मुझे जबरदस्ती क्रैश लैंडिंग करना पड़ेगा यहीं हाईवे पर। इस बार पाकिस्तानी एटीसी लैंडिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। एयरपोर्ट का लाइट जलता है। लैंडिंग के बाद वहां फ्यूल भरा जाता है और इस वक्त जब प्लेन पाकिस्तान में होता है तो भारतीय सरकार को पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि वो प्लेन को वहां से टेक ऑफ न होने दे किसी भी हाल में। पाकिस्तान भी मदद का दिखावा करता है, प्लेन टेक ऑफ ना हो इसलिए दोबारा से एयरपोर्ट्स की लाइट्स बंद कर दी जाती हैं। उनके कमांडो जो होते हैं वो प्लेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इधर भारतीय सरकार हाईजैकर से नेगोशिएशन के लिए अपने ऑफिशियल को भेजने की तैयारी करते हैं, लेकिन इससे पहले कि इंडियन ऑफिशियल्स एयरपोर्ट पर पहुंचते IC-814 पाकिस्तान के लाहौर से भी टेक ऑफ कर चुका होता है। लेकिन यह समझ नहीं आया कि जब लाइट्स बंद थे एयरपोर्ट्स के, पाकिस्तानी कमांडो ने चारों तरफ से घेर रखा था प्लेन को, तो आखिर ये प्लेन टेक ऑफ कैसे कर सकता है। खैर जो भी हो, प्लेन पाकिस्तान से भी टेक ऑफ कर चुका था जो अब ओमान की तरफ बढ़ता है। वहां भी लैंड करने का उनका प्लान होता है, वहां भी परमिशन नहीं मिलता है। फिर आखिरकार वो प्लेन दुबई में जाके वहां के एयरपोर्ट पर लैंड करता है, जहां काफी नेगोशिएशन के बाद फाइनली भारतीय सरकार 26 पैसेंजर्स को रिलीज करवाने में कामयाब होते हैं। उन पैसेंजर्स को जो जख्मी थे, बीमार थे, बच्चे थे, बूढ़े थे।
सरकार के एक मिनिस्टर उनके पैसेंजर को लेने के लिए दुबई भी पहुंचते हैं, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। प्लेन में अभी भी पायलट समेत 160 लोग थे, जो उन 5 खूंखार हाईजैकर्स के कब्जे में था। प्लेन अब दुबई से भी टेक ऑफ कर जाता है और काबुल से होते हुए कंधार पहुंच जाता है, जहां उस वक्त तालिबानियों की सरकार थी। वही तालिबानी जिन्होंने कुछ साल पहले दोबारा से अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। तो भारतीय सरकार को अब तालिबानियों से भी बात करनी थी, जिन्हें अभी तक उन्होंने मान्यता नहीं दी थी। भारत सरकार ने तालिबानियों को मान्यता नहीं दिया था। पर जो भी हो, 160 भारतीय जान तालिबानियों के कंधार में घिरा हुआ था। इधर जो पैसेंजर रिलीज हुए थे, उनसे काफी इंफॉर्मेशन भी मिली कि प्लेन के अंदर बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष सबको अलग अलग करके रखा गया था। सभी की आंखों पर पट्टी लगी हुई थी। और तो और हाईजैकर्स ने अपने नाम भी नकली रखे थे, जैसे किसी का नाम बर्गर, वैसे ही बाकी सबके। भारतीय सरकार की बात हाईजैकर से हो रही थी। इधर तालिबानियों ने ऑफर किया कि हम इस नेगोशिएशन को मीडिएट करेंगे, मतलब कि इन दोनों के बीच में आकर समझौता करवाएंगे। हाईजैकर्स और इंडिया के बीच अब तालिबानी जो है वो सुलह करवाएंगे। इंडिया के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। उन्हें तालिबानियों की बात माननी पड़ी और तुरंत इस्लामाबाद के भारतीय हाई कमीशन से एक ऑफिशियल को कांधार भेजा गया। अजीत डोभाल भी वहां पर पहुंचे, जो तब एनएसए तो नहीं थे पर एक स्पेशल टीम का हिस्सा थे। इधर काठमांडू से कांधार पहुंचने में अब तक 2 दिन गुजर चुके थे और पैसेंजर का हाल बेहाल हो रहा था। इधर भारत में भी हाईजैक को लेकर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल था। पैसेंजर के परिवार वालों का एक ही डिमांड था, जैसे भी हो हमें नहीं पता, हमारे परिवार वालों को वापस लाओ सुरक्षित। तो जब वो कांधार पहुंच गए तब हाईजैकर्स ने अपनी डिमांड भी रखी। मतलब इस हाईजैक के पीछे उनकी प्लानिंग क्या है। उन्हें क्या चाहिए था? उन्हें $200 मिलियन, यानी उस समय के हिसाब से करीब 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसा चाहिए था। और तो और पैसा तो पैसा था, उन्हें 36 कैदियों की रिहाई भी चाहिए थी। ये काफी बड़ा डिमांड था। पैसा तो एक पल को ठीक था, लेकिन वो जिन लोगों को आजाद करने की बात कर रहे थे, मांग कर रहे थे, उनमें से कई पाकिस्तानी आतंकी थे और उसमें एक नाम जो है वो मौलाना मसूद अजहर का भी था। कई दिनों तक ये नेगोशिएशन चलता रहा, क्योंकि भारतीय सरकार किसी भी हाल में उन कैदियों को रिहा नहीं करना चाह रही थी। लेकिन किसी भी हाल में उन 160 लोगों की जान को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता था, जो भारतीय थे। अल्टीमेटली हाईजैकर्स की जो डिमांड होती है उसे काफी हद तक नैरो डाउन किया जाता है, यानी कि उसे कम किया जाता है और 36 कैदियों की जगह सिर्फ 3 प्रिजनर्स को रिलीज किए जाएंगे। इस बात पर सहमति बनती है। वो 3 पाकिस्तानी कैदी थे, मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर सईद शेख। तो इधर भारत में अब उन कैदियों को आजाद करने की तैयारी हो रही थी और दूसरी तरफ कांधार में ये हाईजैकिंग का 5वां दिन था। प्लेन के अंदर लोगों की हालत बद से बदतर हो रही थी, न खाने को कुछ था, ऊपर से हाइजीन का तो आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उस एक प्लेन के अंदर 150 से भी ज्यादा लोग 5 दिन से ज्यादा उसमें कैद थे। लोग अपनी जीने की जो उम्मीद है ना, वो भी छोड़ने लगे थे। इसलिए भारतीय सरकार को न चाहते हुए भी घुटने तो टेकने ही पड़ते हैं। लेकिन अब भारतीय सरकार की प्रायोरिटी वो 160 लोग थे, भारतीय लोग, उनकी जान। और उनकी जान के बदले उन्हें क्या करना पड़ रहा था? भारत के भविष्य को दांव पर लगाना पड़ रहा था। उन 3 पाकिस्तानियों को आजाद कर कर, जिन्हें पहले दिल्ली लाया गया, फिर वहां से 31 दिसंबर 1999 को कांधार में जाकर रिलीज कर दिया गया, उन हाईजैकर्स के हाथों सौंप दिया गया, जिसके बाद हाईजैकर्स ने भी पैसेंजर को रिलीज कर दिए। अब इस मोमेंट पर होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही पैसेंजर सेफ हो गए, सुरक्षित हो गए, तो अफगानिस्तान की सरकार को उन हाईजैकर्स को किसी भी हाल में ऑपरेशन रन करके उन्हें पकड़ लेना चाहिए था, गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। लेकिन तालिबानी सरकार ने तो उन पाकिस्तानियों के लिए सेफ पैसेज तैयार किया और पाकिस्तान में उनकी एंट्री करवा दी। पाकिस्तान ने भी उन हाईजैकर्स को अपने देश में ले लिया। मतलब 6 दिन पहले जो पाकिस्तान हाईजैक किए हुए प्लेन को अपने देश में लैंड करने भी नहीं देना चाहता था, उसने अब उन हाईजैकर्स और 3 आतंकी को अपने देश में बिना किसी सवाल के ले लिया
और जिस तरह से तालिबान ने कांधार में उन हाईजैकर्स को प्रोटेक्ट किया, इंडियन गवर्नमेंट को कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन रन नहीं करने दिया, उसे देखकर तो यही लगता है कि यह पाकिस्तान और तालिबान की मिली भगत थी, जिससे ये हाईजैक पूरा प्लान किया गया और इसमें भारतीय सरकार को, भारत को फंसाया गया। हालांकि देश में उस सदी के आखिरी दिन में सभी पैसेंजर और क्रू मेंबर्स जो थे प्लेन के, वो सेफली भारत लौट गए। देश में खुशियों का माहौल था। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की बड़ी नाकामी साबित हुई ये हाईजैक। अगर कम्युनिकेशन गैप नहीं हुआ होता तो क्या पता शायद अमृतसर में ही ये हाईजैक जो है ये कुचला जाता और उन आतंकी को रिहा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जिसने आगे भारत को कई गहरे जख्म दिए। संसद भवन को भी उन्होंने दहलाया था। हालांकि उस हाईजैक से भारत को सीख मिली और उस दिन के बाद आज तक कोई दूसरा हाईजैक भारत में नहीं हुआ है। बाकी यही थी कहानी कांधार हाईजैक की। बाकी अभी फिल्म भी आई है, फिल्म में भी अपनी कहानी होगी, लेकिन ये थी कांधार हाईजैक की पूरी असली कहानी। ये आपको कैसी लगी ये आप जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही आप इस बात पे भी कमेंट कीजिएगा, क्या इस हाईजैक को रोका जा सकता था या क्या और अच्छी प्लानिंग हो सकती थी? क्या भारतीय सरकार इतने बड़े हाईजैक, जो दुर्भाग्यपूर्ण हाईजैक माना जाता है भारत के लिए, उससे बच सकती थी? कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश मिलता रहूंगा आपको किसी और सफर में, किसी और क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।